नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट बालकों में आज हम समस्यात्मक बालक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक होता कौन है, इसकी क्या परिभाषाएं होती है, किस प्रकार के बालक के सामने समस्याएं आती है, इनके लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए। और इसी क्लास में देखिएगा, हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रश्नोत्तरी आरंभ की है, पहले हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अलग क्लास ना होगा। इसी क्लास के अंत में हम रोजाना कुछ प्रश्न भी सोल्व करेंगे। बिल्कुल आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वही सब तक आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है सब तक मेरी? बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल प्रश्न भी करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे एक ही क्लास में। पहले थ्योरी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिएगा, समस्यात्मक बालक। सबसे पहले देखिएगा, समस्यात्मक बालक कहते किसे? समस्यात्मक बालक की समस्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये बालक कौन हो सकता है। तो इसमें हम दो प्रकार की हम बात लिख सकते हैं। दो प्रकार में हम ये लिख सकते हैं, समस्यात्मक बालक होते कौन है? वह बालक जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। वह बालक जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अब जब समस्याओं से ग्रसित होते हैं तो वो बालक भी हम यूं कह सकते हैं समस्या क्रिएट भी करेंगे। जो समस्या से जो ग्रसित होगा वो समस्या क्रिएट भी करेगा। तो इन बालकों के बारे में आप याद रखिएगा, दो बातें लिख रहे हैं। वह बालक जो समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और वह बालक जो समस्या उत्पन्न करते हैं। तो समस्यात्मक बालकों के भी दो प्रकार हो गए। वह बालक जो समस्या उत्पन्न करते हैं, समस्या उत्पन्न करने वाले बालक, समस्या उत्पन्न करने वाले बालक, समस्या उत्पन्न करने वाले बालक। दूसरा हम यूं लिख सकते हैं, विभिन्न समस्याओं से ग्रसित बालक। विभिन्न समस्याओं से ग्रसित बालक, विभिन्न समस्याओं से ग्रसित बालक और समस्या उत्पन्न करने वाले बालक। तो दो अलग अलग हो गए, याद रखिएगा। एक तो समस्या उत्पन्न करने वाले बालक, एक जो बालक होते हैं वो बालक कौन से? समस्या उत्पन्न करने वाले बालक और विभिन्न समस्याओं से ग्रसित बालक। ये दो प्रकार के बालक होते हैं। तो याद रखिएगा, जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो दो प्रकार के बालक होते हैं। एक वे बालक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, एक वे बालक होते हैं जो समस्या उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि हम एक सारणी बनाए और सारणी में हम ये लिखें कि एक बालक जो होता है वो सामान्य बालक होता है। सामान्य से जो बालक ऊपर होगा उस बालक का हम नाम देंगे सामान्य से उच्च बालक, और सामान्य से उच्च जो बालक होगा वो प्रखर बुद्धि का बालक, और प्रखर बुद्धि का जो उससे जो ऊपर होगा वो कौन सा होगा? प्रतिभाशाली बालक। अगली बात समझ में। सामान्य से जो निम्न होंगे वो सामान्य से निम्न बालक, या हम इसे कह सकते हैं मंद बुद्धि का बालक, या इसे कह सकते हैं हम जड़ या मूर्ख बालक, इडियट। देखिएगा, प्रतिभाशाली जीनियस बालक, और ये हो गया सामान्य बालक। ये हमने बालकों की क्या बनाई है? श्रेणी बनाई है। ये विभिन्न प्रकार के बालकों की हमने क्या बना ली है? जैसे सारणी बना ली है। विभिन्न प्रकार के बालकों की हमने क्या बना ली है? श्रेणी बना ली है। ये बालकों की क्या है? श्रेणी है। ये बालकों की हमने क्या बना ली है? श्रेणी बना ली है। अब प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा बालक, देखिएगा, जड़, मंद, या फिर निम्न, या फिर सामान्य, उच्च बुद्धि का बालक, प्रखर बुद्धि का बालक, और सामान्य प्रतिभाशाली या जीनियस बालक। पहला प्रश्न मेरा यह है कि जो समस्यात्मक बालक होता है वो समस्यात्मक बालक इनमें से कौन हो सकता है? कौन कौन से ऐसे बालक है जो समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, या कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है, या सभी होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं, ये क्या होता है? और दूसरा देखिएगा, समस्या उत्पन्न करने वाले बालक और समस्याओं से ग्रसित बालक। सबसे पहले देखिएगा, वह बालक जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, जैसे संवेगात्मक दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? संवेगात्मक दृष्टि से। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको इतना तो आपको पूर्व ज्ञान होगा। हमारे पास में जो संवेग होते हैं, देखिएगा, चलो हम ये भी छोड़ते हैं, संवेगों की परिभाषा भी मैं मान कर ये चलता हूं कि आपको संवेगों की परिभाषा भी नहीं पता, लेकिन आप सब बीएडधारी हो, बीएसटीसी आपने की है, लेकिन आपको इतना तो पता है, क्रोध, भय, प्रेम, पलायन, ये सारे संवेग है। अगली बात समझ में, यदि इनका बहुत निम्न हो जाना या इनका बहुत उच्च हो जाना, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोध, सामान्यतः क्रोध सब में होता है, लेकिन बिल्कुल क्रोध नहीं आना और बहुत ज्यादा क्रोध आना, दोनों असामान्य की स्थिति है। यदि क्रोध सामान्य है तो वो सामान्य बालक है, या बहुत ज्यादा उच्च या बहुत ज्यादा निम्न, दोनों घातक होते हैं। संवेग हमेशा जो होते हैं वो व्यक्ति में स्तर होने चाहिए। जैसे प्रेम,
जो संवेग है वो प्रेम संवेग, बहुत ज्यादा उच्च हो गया और बहुत ज्यादा निम्न हो गया, दोनों स्थितियों में घातक है। कोई बच्चा आपके सामने रो रहा है, देखिएगा उसको रोते हुए देखकर आपके मन में वात्सल्य बिल्कुल उत्पन्न ही नहीं हो रहा, इसका मतलब वात्सल्य बहुत निम्न नामक संवेग है आप में। और एक बच्चा चल भी रहा है, थोड़ा सा भी चल रहा है, बहुत ज्यादा आप में वात्सल्य आ जाता है, दोनों स्थितियों में घातक होता है। तो देखिएगा जब व्यक्ति के जो संवेग होते हैं वो संवेग या तो बहुत ज्यादा उच्च हो जाते हैं या बहुत ज्यादा निम्न हो जाते हैं, जिसके कारण भी बच्चे के व्यवहार में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे बार बार क्रोध आना, क्रोध की स्थिति अस्थिर हो जाना, संवेगों का अस्थिर होना क्या कहलाता है, याद रखिएगा, संवेगात्मक समस्या। जो बच्चे सामाजिक दृष्टि से, विभिन्न प्रकार की सामाजिक दृष्टि से या सामाजिक जीवन से ग्रसित रहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जो निम्न समाज होते हैं, जैसे कालबेलिया हो गए, जो घुमक्कड़ जातियां हो गई, उनमें जो सामाजिकता होती है वो सामाजिकता कई बार नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि माता और पिता के मध्य तलाक हो गया हो, तो सामाजिक दृष्टि से जो बच्चा है वो बाधित हो जाएगा, वो इस समस्या से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। नंबर 3, मानसिक दृष्टि से कई बार जो बच्चा होता है वो मानसिक दृष्टि से अस्थिर हो जाता है, जैसे मंद बुद्धि का बालक हो गया हो, पढ़ने में बिल्कुल उसको जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल याद नहीं हो रहा है ना। बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, मूर्त अमूर्त, जो पढ़ता है वो बिल्कुल याद ही नहीं हो रहा, तो मानसिक समस्या। उसी प्रकार से शारीरिक समस्या, कौन सी समस्या, शारीरिक समस्या। कई बार बच्चे की जो हाइट होती है वो हाइट बहुत कम है, जिसके कारण वो साइकिल ही नहीं चला पा रहा है, स्कूटी भी नहीं चला पा रहा है ना। हाइट इतनी कम है या हाइट इतनी ज्यादा है कि वो कार में बैठ भी नहीं सकता, चला नहीं सकता, यह भी इसके सामने शारीरिक समस्या। या विभिन्न प्रकार के शरीर के रोगों से जो ग्रस्त होता है, यह भी हम कह सकते हैं। देखिएगा यहां से जो समस्या उत्पन्न होती है इन बालकों में इस प्रकार की समस्या पाई जाती है। जिन बालकों में ये जो बालक इन समस्याओं से ग्रसित होता है, हम कह सकते हैं वो समस्यात्मक बालक है। संवेग, मान लीजिए एक ऐसा बालक है जिसको बार बार क्रोध आ रहा है, हर बात पर क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। जो बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है, जो व्यक्ति अपने संवेगों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति अपने संवेगों को मैनेज नहीं कर पाते हैं वो संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक होते हैं। तत्पश्चात वे बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वे ग्रसित रहते हैं। सामाजिक दृष्टि से कई बार आपके समाज है, आपका समाज, आपका जो समाज है, आपका परिवार है, आपका घर है, इसमें भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा ऐसे करते हुए कि कई बच्चों का ग्रुप बनता है और उस ग्रुप के परिणाम स्वरूप बच्चों का, मित्रों का एक समूह बन जाता है, और उस समूह में क्या होते हैं, 3 मित्र एक तरफ और एक मित्र एक तरफ। तीनों मित्र, उनसे हम यूं कहते हैं बचपन में, शैशव अवस्था में या बाल्य अवस्था के आरंभ में एक गुण पाया जाता है कि 3 बच्चे एक बच्चे से इकट्ठा हो गए, इकट्ठा का मतलब नाराज हो गए, अब ये 3 बात नहीं करेंगे, तो उसके व्यवहार में अस्थिरता उत्पन्न होगी। अस्थिरता उत्पन्न होगी तो उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्तमान में चल रहा कोरोना महामारी घोषित हो गई है, जिसके कारण हम सभी व्यक्ति घरों में हैं, बाहर निकल नहीं सकते, लॉकडाउन है, तो हमारा एक परिवार के दूसरे परिवार के मध्य अंत्यक्रिया नहीं हो पाती है। ये बच्चा जब बचपन में किसी भी प्रकार की किसी कारण से अंत्यक्रिया नहीं कर पाता है, मान लीजिए 2 परिवार है और 2 परिवारों के मध्य झगड़ा हो गया, तो वो बच्चा सामाजिक दृष्टि से 100% अस्थिर होगा। समाज में एक उसका घर है, उसके घर के समाज के अन्य सभी सदस्यों के साथ में लड़ाई हो रखी है और उस परिवार की, समाज के किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो वो सामाजिक समस्या से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। अगली बात समझ में, हाँ, हम यूं भी कह सकते हैं बहुत अच्छा गुटबाजी होना। मानसिक दृष्टि से कई बार ऐसा भी होता है किसी भी कारण, जैसे बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम में लिखा, आजकल कई बार पेपर में भी आता है, बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा और उसने जब रीचेकिंग करवाया, पहली बार जब उसने एग्जाम देखा तो वो मान लीजिए गणित में फेल हो गया, और दूसरी बार रीचेकिंग करवाया तब उसके 90 नंबर आए थे, गलती की वजह से वो पहले फेल हो गया। ऐसी जो छोटी छोटी समस्याएं होती है ना बच्चों के सामने, जिसके कारण भी वो बच्चा मानसिक दृष्टि से क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। अपनी गलती से भी हो जाता है और दूसरों की गलती से भी हो जाता है। कई बार प्रेम का अभाव, माता पिता के द्वारा प्रेम का उचित प्रकार से, या हम यूं कह सकते हैं माता पिता द्वारा जब बच्चों को प्रेम नहीं मिल पाता है, जब छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिताओं से दूर रहते हैं, तब उनमें प्रेम का अभाव हो जाता है, प्रेम नहीं मिल पाता, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, परिणाम स्वरूप अपना वो मानसिक संतुलन खो देते हैं, उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन होता है, प्रेम जैसे बहुत सारे ऐसे संवेग होते हैं उसमें विकसित हो नहीं पाते हैं, मानसिक दृष्टि से वो अपंग हो जाता है, तो वो समस्यात्मक बालक बन जाता है भविष्य में। उसी प्रकार से शारीरिक दृष्टि से यदि कोई बालक बार बार किसी भी बीमारी से बार बार ग्रसित हो रहा है, कोई भी बालक अपनी शारीरिक दृष्टि से यदि तत्पर नहीं है, कोई भी बालक शरीर की दृष्टि से या हम शरीर की दृष्टि से कोई इसमें क्षति हुई है, तो वो बालक भी समस्या उत्पन्न करेगा, तो वो शारीरिक दृष्टि से समस्यात्मक बालक बन जाएगा। अब समस्या उत्पन्न करने वाले बालक, जो बालक समस्या उत्पन्न करते हैं वो बालक कौन कौन से होते हैं? समस्या उत्पन्न करने वाले बालक हम यूं कह सकते हैं, समायोजन की समस्या, नंबर 1 पर लिख सकते हैं समायोजन।
ये बच्चे ना तो स्वयं समायोजित होते हैं ना किसी और को होने देते हैं, ये हमेशा दूसरों के सामने समायोजन की समस्या उत्पन्न करते हैं। किसकी समस्या उत्पन्न करते हैं? समायोजन की समस्याओं से ये खुद ग्रसित होते हैं। ये बच्चे स्वयं भी देखिएगा, ये जो बच्चे होते हैं वो स्वयं भी समायोजन से पीड़ित होते हैं। किसी भी प्रकार का ये बालक समायोजन नहीं कर पाते हैं। वातावरण को दूषित करना, वातावरण को क्या कर देना? दूषित कर देना, दूषित करना, झगड़ा करना, ये जो बालक होते हैं ये समस्याएं क्रिएट करते हैं। जब बच्चा यहां पर देखिएगा, इसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। जब बच्चा इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहेगा तो हम यूं कह सकते हैं ये बच्चा इस प्रकार की समस्या क्रिएट करेगा। अब देखिएगा, इस प्रकार की जो समस्या क्रिएट करते हैं वो समस्यात्मक बालक, और इस प्रकार की समस्या जिनमें रहती है वो भी समस्यात्मक बालक। हम अब यहां पर एक बात आप नोट ये याद रखिएगा, प्रतिभाशाली, प्रखर, उच्च, सामान्य बुद्धि, निम्न, ये इनमें से आप कोई भी मान लीजिए, इनमें से कोई भी बच्चा समस्यात्मक बालक हो सकता है। तो आप नोट करके लिख सकते हो, इन सभी बालकों में या इनमें से कोई भी बालक समस्यात्मक बालक हो सकता है। इनमें से कोई भी बालक समस्यात्मक बालक हो सकता है। इनमें से कोई भी बालक समस्यात्मक बालक हो सकता है। इसमें से कोई भी बालक कौन हो सकता है? समस्यात्मक बालक हो सकता है। तो समस्यात्मक बालक होते कौन है? समस्या उत्पन्न करने वाले कौन सा होता है भाई? जो बालक होता है उस बालक को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, जो समस्या उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, समस्यात्मक बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, प्रखर भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है बालक। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक बालक हो सकता है? तो कोई भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। वह बालक जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, जैसे समायोजन, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जो बालक समस्या उत्पन्न करने वाले होते हैं या उत्पन्न करते हैं इस प्रकार की जो समस्या, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। और जो बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। तो देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यदि हम परिभाषा लिखे कि समस्यात्मक बालक आखिर होता क्या है, क्या परिभाषा होती है समस्यात्मक बालक की? समस्यात्मक बालक के बारे में हम ये लिख सकते हैं, वह बालक, देखिएगा, वह बालक जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। विभिन्न प्रकार की, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और परिणाम स्वरूप जब समस्याओं से ग्रसित रहेंगे तो परिणाम स्वरूप वह व्यवहार की दृष्टि से दूसरों के लिए, यानी अपने कार्यों की दृष्टि से, अपनी क्रियाओं की दृष्टि से या अपने व्यवहार की दृष्टि से दूसरों के लिए जब वह समस्या उत्पन्न करते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, समस्या उत्पन्न करते हैं तो उन्हें समस्यात्मक बालक कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक कहा जाता है। कौन सा बालक कहा जाता है? समस्यात्मक बालक। तो देखिए, ये पूरा का पूरा निचोड़ हो गया और इसमें बुद्धि का किसी से कोई भी संबंध नहीं रहता है। वह बालक जो स्वयं किसी ना किसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति समस्या से ग्रसित है तो उसके व्यवहार में भी समस्या होगी, जिसका इफेक्ट दूसरे लोगों पर पड़ेगा। तत्पश्चात उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए समस्या बनकर उभरेगा। तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कोई भी एक बच्चा है, मान लीजिए ये काया है और ये हम यूं कह सकते हैं ये संवेगात्मक दृष्टि से खुद ग्रसित है। इसके संवेग जो है वो संवेग क्या है? ए स्तर है। संवेग ए स्थिरता है इसमें, या संवेगों की ए स्थिरता है इसमें। यानी इसमें जो क्रोध आता है वो क्रोध बहुत ज्यादा आता है।
क्रोध क्या आता है, बहुत ज्यादा आता है। अब ये मान लो विद्यालय में गया, और विद्यालय में गया तो यह विद्यालय में अपने मित्रों के साथ या कक्षा के सहपाठियों के साथ क्या करेगा, लड़ाई करेगा, क्या करेगा, वहां पर झगड़ा करेगा। तो ये हम यूं कह सकते हैं जो अन्य विद्यार्थी है उनके लिए ये समस्या क्रिएट कर रहा है। अब देखिएगा ये समस्या इसके क्रोध के कारण हो रही है। किसी बालक को यदि क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो वो जब विद्यालय में जाएगा तो अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लड़ाई लड़ेगा, है ना, झगड़ा करेगा। तो ये समस्या हो गई। समस्या किसकी, विद्यालय की समस्या। विद्यालय के लिए ये समस्या क्रिएट कर रहा है। इसके कार्यों का या इसकी समस्या का परिणाम है ये, और ये परिणाम भुगतना पड़ता है फिर विद्यालय को, टीचर को, इसके सहपाठियों को। तब इस बालक को हम यूं कह सकते हैं एक ऐसा बालक जो अपनी समस्या से, अपनी व्यक्तिगत समस्या से जब दूसरों के लिए जो वो समस्या उत्पन्न करता हो, तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। समस्यात्मक बालक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। देखिएगा समस्यात्मक बालक से समझने में आपकी कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हैं। जो समस्यात्मक बालक होते हैं दोस्तों, उन समस्यात्मक बालकों में लक्षण क्या दिखाई देते हैं, या हम पहले पढ़ते हैं कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उन बालकों के प्रकार क्या होते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रकार जो होते हैं वो प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये समस्यात्मक बालक। देखिएगा जो सृजनशील बालक होते हैं वो समस्या से ग्रसित नहीं होते हैं, और वही नहीं वो समस्या को क्रिएट करते हैं। समायोजन और कुसमायोजन एक ही है क्या, नहीं है। जब समायोजन अपोजिट हो गया, विलोम शब्द हो गया। जो बालक क्रोध नहीं करते हैं वो बालक कैसे होते हैं भाई, जो बालक क्रोध नहीं करते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो क्रोध नहीं करता है। क्रोध एक संवेग है और संवेग सब में पाए जाते हैं। अब जिसमें संवेग नहीं होते हैं या तो वो पशु होता है या वो फिर भगवान होता है। जिसमें क्रोध बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल व्यवहार में है ही नहीं, या तो वो भगवान है या पशु है। अब क्रोध की जो मात्रा होती है वो सब में अलग अलग होती है। सभी संवेग हाई नहीं होते। जरूरी नहीं है कि क्रोध बहुत कम आ रहा तो सभी संवेग भी कम होंगे, क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा तो बाकी सभी जो संवेग जो विकसित हो रखे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार एक संवेग की निम्नता और एक की उच्चता, इस प्रकार से समायोजन पाया जाता है। पढ़े आगे। सिगमंड फ्राइड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है भाई, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है। अब देखिएगा समस्यात्मक बालकों के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार कौन कौन से होते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रकार, हम किस प्रकार के बालक को समस्यात्मक बालक कहेंगे, उस समस्यात्मक बालक के प्रकार क्या है, समस्यात्मक बालक के प्रकार क्या है। देखिएगा पहला प्रकार हम यूं कह सकते हैं समस्यात्मक बालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस बालक को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान भी क्रोध करते हैं भाई, लेकिन वो नियंत्रण रख लेते हैं। आगे देखिएगा समस्यात्मक बालकों के जो प्रकार है, नंबर 1 झूठ बोलने वाले बालक। कोई बालक झूठ तभी बोलता है जब इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। झूठ बोलने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, जैसे होमवर्क नहीं करके आया है, होमवर्क नहीं करके आया। अब विद्यालय में जब शिक्षक को कॉपी चेक करवाएगा तो इसके पीछे कोई ना कोई झूठ बोलेगा, और कई बार झूठ इतना बड़ा होता है कि दूसरों के लिए समस्या बन जाता है। अनुशासित बच्चे, अनुशासित बालक, वह बालक जो अनुशासन में नहीं रहते हैं। और जो बालक अनुशासन में नहीं रहते हैं ना, एज ए मनोविज्ञान पढ़ने के नाते आप किसी भी बालक को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में या उस व्यक्ति की समस्या मत माना करो। जैसे कोई भी बालक आपकी कक्षा में, जैसे आप भी टीचर बनोगे, कई तो ऐसे भी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या कई ऐसे जो 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी बालक होता तो कोई भी बालक कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को ढूंढना चाहिए और उस कारण का इलाज करना चाहिए। कक्षा में एक बच्चा यदि अनुशासित नहीं रहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई समस्या है जिसके कारण वो समस्या क्रिएट कर रहा है। जो नंबर 3 होते हैं बालक, चोरी करने वाले बालक। चोरी करने वाले बालक, कौन से बालक, चोरी करने वाले बालक। आपने भी ऐसा देखा होगा स्कूल में, जब आपकी स्कूलिंग चलती थी तब प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, तो उस दौरान कक्षा में कोई नहीं होता था और प्राय शिकायतें यह भी आती थी
कि गुरुजी आज इसने यह चुरा लिया, मेरा पेन नहीं है, प्रार्थना से पहले मैंने लेकर आया था मैं मेरे घर से, लेकिन प्रार्थना में चोरी हो गया है। जो ये जो बालक होते हैं वो इस प्रकार की छोटी छोटी चोरियां करते हैं, परिणाम स्वरूप इनके कार्य बड़े हो जाते हैं। ये भी किसी ना किसी समस्या से ग्रसित होते हैं। एक तो भयभीत होने वाले और एक भयभीत करने वाले, दो प्रकार के बालक होते हैं। भयभीत होने वाले या करने वाले बालक। करने वाले बालक, कई बार ऐसा होता है बच्चा स्कूल जाने के लिए विभिन्न प्रकार के नाटक करता है। विभिन्न प्रकार, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो स्कूल जाने से पहले रोता नहीं है, रोता है, खूब रोता है। या तो वो भयभीत होते हैं या स्कूल जाने के बाद फिर दूसरों को भयभीत करते हैं, वो भी समस्यात्मक बालक होते हैं। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को ये कहता है स्कूल में तुझे नहीं चलना है, स्कूल में चलेगा तो वहां पर गुरुजी तेरे को खूब ठोकेंगे। वो दूसरों के अंदर भय उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो बालक भी समस्यात्मक बालक है। देखिएगा नंबर 5, नंबर जो 5 होते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं रखने वाले बालक। पढ़ने में रुचि नहीं रखने वाले बालक। पढ़ने में रुचि नहीं रखने वाले बालक। नंबर 6 अपराधी बालक। अपराधी बालक भी समस्यात्मक बालक होता है। अपराधी बालक, कौन से बालक? अपराधी बालक। इसके अलावा नंबर 7 झगड़ालू बालक। झगड़ालू बालक, कौन सा बालक? झगड़ालू बालक। और नंबर 8 में हम लिख सकते हैं अपराधी बालक, झगड़ालू बालक, पढ़ने में रुचि नहीं रखने वाले बालक। और नंबर 8 विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बालक। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बालक। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बालक, जैसे वही हो गया, शारीरिक हो गया, शारीरिक समस्याओं से ग्रसित, मानसिक समस्याओं से ग्रसित, संवेगात्मक समस्या से ग्रसित, शारीरिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, व्यवहारिक समस्याओं से ग्रसित। ये जो बालकों के प्रकार है, ये कौन से बालक कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ये जो समस्यात्मक बालकों के प्रकार है, देखिएगा ये जो प्रकार है वो, हाँ बिल्कुल, जो भगोड़े बालक होते हैं वो भी समस्यात्मक बालक होते हैं, जो कक्षा से बाहर भाग जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। भगोड़ेपन की प्रवृत्ति वाले बालक, प्रवृत्ति वाले बालक, ये सारे के सारे इसमें आ गए। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जो ग्रसित बालक होते हैं वो बालक क्या कहलाते हैं? देखिएगा जो मनोविज्ञान का आधुनिक जनक है वो विलियम जेम्स नहीं है, विलियम वुंट है। विलियम वुंट पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा है। याद रखिएगा, प्रथम जो मनोवैज्ञानिक है वो विलियम वुंट है, जो अपने आप को जिसने मनोवैज्ञानिक कहा है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट, ना कि विलियम जेम्स। अब देखिएगा आगे, जो समस्यात्मक बालक है उन समस्यात्मक बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? समस्यात्मक बालकों के लिए शिक्षा, समस्यात्मक बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए किसके लिए? समस्यात्मक बालकों के लिए। तो शिक्षा में हम देखिएगा इन बालकों के लिए एक तो माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 1 में लिख सकते हैं माता पिता के द्वारा इन बालकों के प्रति, माता पिता के द्वारा इन बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोगात्मक प्रेम, सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए।
आ गई बात समझ में? बिल्कुल, जो अनुशासन तोड़ने वाले होते हैं वो बालक भी कौन होते हैं? अरे भाई ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है, पीटीआई सेकंड ग्रेड का, आप नेट पर खुद सर्च कर लो। पीटीआई जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, पीटीआई थर्ड ग्रेड का अभी हुआ था, एक साल डेढ़ साल पहले, लगभग एक साल पहले यूं मान लीजिए, उसमें ये प्रश्न आया हुआ, पूछ रखा है मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसको मानते हैं, तो ये पहले प्रश्न पूछ रखा है, उसमें विलियम वुंट को माना था सही आंसर, ये पहले प्रश्न आ रखा है। नंबर 2, इन बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हम यूं लिख सकते हैं, इन बालकों की मूल प्रवृत्ति का दमन ना करके उसमें संशोधन, उसमें क्या करना चाहिए, संशोधन व परिमार्जन करना चाहिए, परिमार्जन करना चाहिए। कोई भी बालक है, मान लीजिए कोई भी बालक है, और उस बालक की हम यूं कह सकते हैं जो मूल प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति है, उस मूल प्रवृत्ति के कारण, मान लीजिए मूल प्रवृत्ति के कारण उस बच्चे में किसी भी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस समस्या का कारण मूल प्रवृत्ति है, तो ऐसा नहीं है कि उस मूल प्रवृत्ति का दमन कर देना चाहिए, बल्कि यह रखना चाहिए कि उस मूल प्रवृत्ति को वापस सकारात्मक कैसे बनाया जाए, उसमें संशोधन कैसे किया जाना चाहिए, उसमें उसमें जो प्रीमार्जन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। नंबर 3, इन बालकों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, इन बालकों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। इन बालकों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, याद रखिएगा, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब एग्जाम में पहले प्रश्न आ रखा है तो विलियम वुंट को ही मानेंगे ना, पहले एग्जाम में प्रश्न आ रखा है, ऐसा तो है नहीं मैं मेरी मर्जी से बता रहा हूं, मैं आपको स्रोत भी दे रहा हूं, आप जाकर देखिएगा ना, आप गूगल पर सर्च करिए और गूगल पर वहां पर ये लिखिए विलियम वुंट, वहां पर फिर उसके बारे में लिखा हुआ आएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आप जाकर देखिएगा 2018 में पेपर हुआ पीटीआई का, उसमें एग्जाम में प्रश्न स्पष्ट आ रखा है और उसमें जो सही आंसर है वो वुंट को माना है। फिर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है भाई। देखिएगा, अधिगम का जो मॉडलिंग सिद्धांत कहा जाता है वो मॉडलिंग सिद्धांत सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, जो अल्बर्ट बांडुरा का है। परिमार्जन का अर्थ होता है उसके व्यवहार में सुधार करना। भाई हर जगह कहां माना गया है, आप पीटीआई का पेपर उठाकर देखो और उसके बाद में आप बात करना मेरे से, पहले पेपर उठा के देखो पीटीआई का। देखिएगा जो नंबर 4 है, इन बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इन बालकों को मनोरंजन पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, मनोरंजन पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी नैतिक शिक्षा पर आधारित हो। व्यक्तिगत इन बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं उन समस्यात्मक बालकों के लिए इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। ये जो दोस्तों हमारा टॉपिक था समस्यात्मक बालक, ये समस्यात्मक बालक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी क्लास में दोस्तों प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से क्लास नहीं होगी। पहले हम किसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जो पढ़ेंगे वो प्रश्नोत्तरी, यानी आपके लिए 15 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। पहले हम टॉपिक का अध्ययन और उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी। तो अब मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम सॉल्व कर लेते हैं, आप बताते जाइए कमेंट में। बालकों से संबंधित ही है जो हम पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में।
देखिएगा, सर्वाधिक सृजनशील बालक होते हैं या बालिका होती है? तो नरेश जी मैं आपको बता दूं, सृजनात्मकता का गुण होता है, और सृजनात्मकता का गुण यह होता है कि सृजनात्मकता लिंग भेद नहीं करती है। लिंग भेद नहीं करती है इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं कहती कि सृजनात्मक बालक बालिका ज्यादा होगा या बालक ज्यादा होगा। अगली बात समझ में। देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 17 है वो 17 क्या है, जल्दी से बताइए, साथ साथ में जल्दी से बताते जाइए साथ साथ में। प्रश्न नंबर जो 17 है वो 17 क्या है? 17 का सही आंसर जल्दी से बताइए। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थियों का आ गया है। देखिएगा, एक बालक जो हमेशा नई नई जानकारियों को खोजता है तो वह बालक क्या कहलाएगा? देखिएगा, नई नई जानकारियों को खोजता है तो अभी हमने पढ़ा समस्यात्मक बालक, यह तो हमेशा नई नई समस्याएं लोगों को देता है। यदि यही प्रश्न ऐसे पूछ लेता ना, ऐसा बालक जो हमेशा नई नई समस्याएं लोगों को देता है, खुद भी लेता है, तब वो समस्यात्मक बालक। नई जानकारियों को खोजने की जिसमें प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की जिसमें प्रबल प्रवृत्ति होती है, नई नई चीजों को उसमें जानने की जो इच्छा होती है, उस बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। देखिएगा, नई चीजों को खोजने की इच्छा यानी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, किसकी प्रवृत्ति? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ये जिज्ञासा की वृत्ति, या हम यूं कह सकते हैं ये जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति या जिज्ञासा की जो वृत्ति होती है, ये नई नई जानकारियों को खोजने के लिए एक बालक को प्रेरित करती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नंबर 2 होगा, प्रतिभाशाली बालक। बिल्कुल, आप लिख के भेजिएगा, इस प्रकार से मत लिख के भेजिएगा इसमें 1 होगा 2 होगा, 17 में क्या होगा, 18 में ए होगा, इस प्रकार से लिख के भेजिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पहले सही आंसर कौन बताता है? सबसे पहले, निम्न में से विशिष्ट बालक है, इनमें से कौन सा ऐसा बालक है जो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है? विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता, बहुत सिंपल उत्तर है, इसलिए मैं ही बता देता हूं, उपयुक्त सभी बालक। विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालकों में हमने पढ़े थे कि जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं वो बालक कौन कौन से होते हैं, इनकी हमने सारणी बताई थी, और सारणी में यह बताया था, एक तो बुद्धि के आधार पर होते हैं, एक शैक्षिक दृष्टि के आधार पर होते हैं, एक शारीरिक दृष्टि के आधार पर होते हैं। बुद्धि की दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिएगा, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। जो नंबर 4 पर जो लिख रखा है, देखिएगा, जो नंबर 4 पर लिख रखा है ये सृजनशील बालक है। नंबर 4 पर यहां लिख रखा है सृजनशील बालक, यहां पर क्या लिख रखा है? सृजनशील बालक। सृजनशील बालक, बताइए जल्दी से, 19 में क्या होगा? खतरों के खिलाड़ी। ऐसे कौन से बालक होते हैं जिनको खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, मंद बुद्धि के बालक, या सृजनशील बालक? बिल्कुल प्रतिभा जी जोशी, आपके कमेंट शो हो रहे हैं, जल्दी से उत्तर बताइए। 19 का ए, नीतू जी ने सबसे पहले आंसर दिया, बिल्कुल सही है। जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वो खतरों के खिलाड़ी किसको माना जाता है? प्रतिभाशाली बालकों को। अब देखिएगा, खतरों के खिलाड़ी ये, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी वो जान को जोखिम में डाल देते हैं, कुछ नयापन करने की इनमें प्रवृत्ति होती है, ये कुछ नया करते हैं, आगे का सिलेबस भी पढ़ लेते हैं, इसलिए इनको खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। खतरों के खिलाड़ी कहने का जो कारण होता है वो इनकी प्रतिभा के कारण होता है। ये अपनी प्रतिभा से कोई भी कार्य कर, यानी जो कार्य को ये लोग बहुत कठिन मानते हैं, कठिन वाले कार्यों को, कठिन वाले कार्यों को करने में रुचि लेते हैं। ये कार्य जितने कठिन कार्य होते हैं उनको करने में ये रुचि लेते हैं, इनको मजा उस कार्य को करने में आता है जो मानसिक दृष्टि से बहुत कठिन होता हो, इसलिए इनको हम खतरों के खिलाड़ी कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, खतरों के खिलाड़ी इसलिए नहीं कहा जाता है कि ये अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, खतरों के खिलाड़ी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कठिन होते हैं वहां पर इनको कार्य करने में मजा आता है, जहां बुद्धि का प्रयोग होता है, बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग होता है, जहां पर इनको अमूर्त चिंतन जो होता है वो करने का, जहां पर इनकी जो क्षमता होती है, या हम यूं कह सकते हैं अपनी क्षमताओं से ऊपर जाने में ये बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं, वो कार्य करते हैं, इसीलिए इनको खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। देखिएगा, समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? अभी पढ़ा है, सही आंसर बताइए जल्दी से। जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, जो कक्षा में गंदगी फैलाते हैं, जो समूह में बैठते हैं, जो अनुशासित होते हैं, जल्दी से बताइए। समस्याएं चारों हैं, लेकिन समस्यात्मक बालक कौन? 20 में जल्दी से सही कमेंट उत्तर लिख के भेजिएगा। समस्यात्मक बालक कौन? समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? बिल्कुल, जो आपके नंबर शो हो रहे हैं वो केवल आपको ही दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप जी ने सही आंसर बताया है, 4 नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। अब देखिएगा, जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, जो कक्षा में गंदगी फैलाते हैं और जो समूह में बैठते हैं, ये हम यूं कह सकते हैं ये सामान्य समस्याएं हैं,
यह सामान्य मूल प्रवृत्ति होती है और ऐसा सब ने किया है, ऐसा सब करते हैं, यह सामान्य मूल प्रवृत्ति है। और जो अनुशासित कक्षा में जो अनुशासित होते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ये कोई समस्या नहीं है, तीनों कोई समस्या नहीं है, ये सामान्य मूल प्रवृत्ति है, ये समस्या है। आगे देखिएगा सामान्य बच्चे का आईक्यू क्या होता है, जो सामान्य बालक होता है उसका आईक्यू क्या होता है, सामान्य बच्चे का आईक्यू क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि जिसको हम क्या कहते हैं आईक्यू, आईक्यू बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। बहुत सारे विद्यार्थियों के सही कमेंट आ गए हैं, 3 नंबर होगा है ना, मुझे भी पता है, बहुत सिंपल प्रश्न है। अब देखिएगा 3 नंबर, अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या सूत्र का, बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि लब्धि शब्द का और सूत्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो प्रयोग किया था एक तो स्टर्न ने और एक किया था कुहलमान ने, कुहलमान ने, इन्होंने किया था, ये जर्मनी के थे, कुहलमान और स्टर्न ने किया था। और इन्होंने बुद्धि लब्धि का जो आईक्यू का जो सूत्र दिया था वो सूत्र क्या दिया था, MA/CA, MA यानी मानसिक आयु, कौन सी आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ये जो सूत्र दिया था वो सूत्र किसने दिया था, स्टर्न या कुहलमान ने दिया था। लेकिन सन 1916 में अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टर्मेन, इन्होंने आईक्यू का एक नया सूत्र दिया और वो नया सूत्र ये दिया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये जो सूत्र है इसको आधुनिक सूत्र कहते हैं। बुद्धि लब्धि का सबसे उचित जो सूत्र है वो ये सूत्र है। यदि ये सूत्र पूछे तो आपको करना है टर्मन, इसलिए टर्मन को कहा जाता है बुद्धि लब्धि का जनक, या इनको कहा जाता है बुद्धि लब्धि के सूत्र का जनक, बुद्धि लब्धि के सूत्र का जो जनक कहा जाता है। देखिएगा बुद्धि लब्धि के जो सूत्र का जनक कहा जाता है वो टर्मन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टर्मन को कहा जाता है, इनको कहा जाता है। और जबकि सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग और जो सूत्र जिसमें 100 नहीं था, MA/CA केवल इतना सा था, वो स्टर्न या कुहलमान ने दिया था। इनके अनुसार बच्चे की मान लीजिए जो मानसिक योग्यता वो 10 साल है और 10 साल ही वास्तविक आयु है, डेट ऑफ बर्थ इंटू 100 करते हो तो इसका जो आंसर आएगा वो 100 ही आएगा। तो 100 वाला जो होता है वो सामान्य होता है, तो 100 से 10 कम और 10 ज्यादा ये सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाता है। समझ में आ गया, किसी का कोई डाउट नहीं होगा शायद इसमें, बिल्कुल ये क्लास के बाद में भी आपको अवेलेबल रहेगा। अब देखिएगा सामान्य बालक का आईक्यू होता है, पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिएगा अबसारी चिंतन किन बालकों में होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो अबसारी चिंतन होता है बताइए 22 में सही आंसर क्या होगा, अबसारी चिंतन किन बालकों में होता है। देखिएगा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को जिस एग्जाम में माना है वो है पीटी का एग्जाम 2018। एक तो पहला पेपर हुआ, एक दूसरा पेपर हुआ, जो दूसरा पेपर है उसमें माना था। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, 3 नंबर बिल्कुल, ये आपने पता लगा लिया। ये सृजनशील बालक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस बालक का नाम है सृजनशील बालक, सृजनशील बालक। अभिसारी चिंतन याद रखिएगा, 2 अलग अलग पूछे जाते हैं। एक तो याद रखिएगा अभिसारी चिंतन, कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन होता है प्रतिभाशाली बालकों में, कौन सा बालक, प्रतिभाशाली बालक। एक होता है अभिसारी चिंतन, जो अभिसारी चिंतन होता है वो सृजनशील बालकों में होता है, या सृजनात्मक जो बालक होता है इन बालकों में यह चिंतन पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार से रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह बालक जो कक्षा से पलायन कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, देखिएगा कितना घुमाकर प्रश्न पूछा है। कक्षा से जो पलायन बच्चे कर जाते हैं उन बालकों को भगोड़ापन कहते हैं, और यह प्रवृत्ति जो होती है वो समस्यात्मक बालकों में होती है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा कि समस्यात्मक बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। प्रश्न ये पूछा कि समस्यात्मक बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा रहेगी।
बताइए 23 का सही आंसर, जल्दी से बताइए 23 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? 23 का 3 बता रहे हैं, सहानुभूतिपूर्ण, बिल्कुल सही है। दमन, उसकी दमनात्मक नहीं होना चाहिए, हमने ये पढ़ा था ना, मूल प्रवृत्ति का दमन नहीं करना चाहिए, दमनात्मक नहीं होना चाहिए। और उसकी ऐसा थोड़ी ना कर रहे हो, वाह कालिया है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड है ना, बहुत अच्छा कार्य किया है, ले तुझे श्री श्री 1000 की 8 की उपाधि देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है ना। निंदात्मक ऐसा नहीं करना, कालिया देख तू बहुत गंदा है, सुगला है, प्लास्टिक के तेरे कीड़े पड़ेंगे, तू क्यों भाग गया था, ऐसा भी नहीं करना। सहानुभूतिपूर्ण, उसकी समस्या का समाधान, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले निदानात्मक, निदान करो उसकी समस्या का, उसके बाद में क्या करना होगा? उपचार। समस्या से भागा तो भागा क्यों? बहुत शानदार तरीके से, सहानुभूति तरीके से उसकी जो समस्या, उसका निदान, उसकी समस्या को पहचानना है, उसके बाद में उसका क्या करना है? उपचार करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, यही प्रश्न वापस आ गया, एक बालक कक्षा से प्रतिदिन भाग जाता है, तो वो बालक होगा सामान्य, विकलांग, पिछड़ा बालक या असमायोजित बालक। हमने पढ़ा था, देखिएगा अभी अभी पढ़ा, जो असमायोजित बालक होता है, असमायोजित बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है। कौन सा बालक? समस्यात्मक बालकों के प्रकार पढ़े हैं, और समस्यात्मक बालकों के प्रकारों में हमने ये पढ़ा था कि वह बालक जो असमायोजित होते हैं, यानी जो समायोजन में जिसका गुण नहीं होता, उसको असमायोजित बालक कहते हैं, और ये समस्यात्मक बालक होता है। और जो कक्षा से हमेशा भाग जाता है उस बालक को क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक या असमायोजित बालक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? जल्दी से बताइए। देखिएगा अभी हमने पढ़ा, अभी हम आंसर सोल्व कर रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। पिछड़े बालक, मंद बुद्धि के बालक, प्रतिभाशाली बालक, और यह है समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक इनमें से हो कोई भी सकते हैं, लेकिन इनमें से चोरी करने वाले जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। चोरी करने वाले, अभी अभी हमने पढ़ा था, जो चोरी करने वाले बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक बन कोई भी सकता है, प्रतिभाशाली भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, लेकिन जो चोरी करने वाले जो बालक होते हैं वो कैसे बालक होते हैं? समस्यात्मक बालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भग्नाशा, भग्नाशा का अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जो शब्द है वो है भग्न और दूसरी है आशा। एक तो है भग्न और दूसरी है आशा। आशा का मतलब आपका कोई भी आपका, हम यूं कह सकते हैं, भग्न का अर्थ हो गया टूटी हुई, टूटी हुई। आशा का मतलब कोई भी आपकी आस, कोई भी आपकी आस। मान लो आपने ऐसा कहा कि इस बार मेरा 3rd ग्रेड में हो जाएगा, इस बार मैं RS बन जाऊंगा, लेकिन आपकी आशा टूट गई, तब आप में जो उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं भग्नाशा। आपके अंदर टूटी हुई जो आशा होती है उसे भग्नाशा कहते हैं। भग्नाशा की स्थिति में छात्र का व्यवहार, यह व्यवहार है, व्यवहार नहीं होता है आक्रमणकारी, आत्म संपूर्ण या एकांतवादी, गृह त्याग करना या रोगग्रस्त होने की बातें करना। इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है? जिस व्यक्ति की आशा टूट जाए, मान लो एक विद्यार्थी ने यह सोचा कि इस बार मेरा रीट में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, उसे ऐसी आशा बांधकर चली, लेकिन परिणाम आया और उसका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी आशा क्या हो गई? आशा टूट गई, और उसके व्यवहार में फिर जो गुण उत्पन्न हुआ उस गुण को हम कहते हैं भग्नाशा। उस स्थिति में बालक का व्यवहार कैसा होगा? आक्रमणकारी, आत्मसमर्पण, एकांतवादी, गृह त्याग करने वाला, रोगग्रस्त होने की बातें करने वाला। बताइए क्या होगा? 26 में 2 बता रहे हैं कई जने, 26 में 1 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं और 4 बता रहे हैं। इसका मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे अच्छा प्रश्न क्या होता है? जिसमें सारे विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर आए, वो बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है, क्योंकि वही होता है सबसे सॉलिड आंसर। अब आप खुद देख लीजिए, आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स को भी देखते जाइए कि कौन क्या उत्तर दे रहा है। तो कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आक्रमणकारी, एकांतवादी, गृह त्याग करना, रोगग्रस्त होने की बातें करना। देखिएगा रोगग्रस्त होने की बातें नहीं करेगा क्योंकि वो पागल नहीं हुआ है। रोगग्रस्त होने की बातें नहीं करेगा क्योंकि वो पागल नहीं हुआ, केवल इसमें भग्नाशा का गुण है। जो पागल बच्चा होता है, मानसिक दृष्टि से जो विकलांग होता है, वो इस प्रकार की बातें करता है। जिसकी आशा टूट गई है, वो गृह त्याग, ये सारे इसमें पाए जाएंगे, ये नहीं पाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि क्या कहलाती है? किसी भी व्यक्ति में किसी भी मानसिक तनाव है, जैसे अभी आपके अंदर मानसिक तनाव चल रहा है ना, और आपके अंदर मानसिक यह तनाव यह चल रहा है कि रीट की वैकेंसी जो थी वो 2 सितंबर के दिन होने वाली थी, लेकिन ये कोरोना बीच में कहां से टपक गया, है ना, बीच में क्या आ गया? कोरोना आ गया। देश में अभी क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। देश में क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। अब ये वैकेंसी होगी तो कब होगी?
और नहीं होगी तो कब तक आगे जाएगी? क्या ये 2 सितंबर को हो जाएगी? तैयारी करे तो तैयारी करे कैसे, है ना? आपके अंदर मानसिक तनाव हो गया। इस मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष उदाहरण क्या होना चाहिए? क्या आपको कोई उदात्तीकरण का अर्थ होता है कोई अच्छा कार्य करना? उदात्तीकरण का अर्थ क्या होता है? कोई अच्छा कार्य करना। इस दौरान आप कोई अच्छा कार्य करो। देखिएगा, निवर्तित व्यवहार का अर्थ होता है आप अपना लक्ष्य छोड़ दो कि अब रीट बनना ही नहीं है। इससे मानसिक तनाव आएगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल वही 2 अगस्त 2 सितंबर जो भी है। तादात्म्य का मतलब ये होता है किसी को उसके जैसा बना लेना या बाधा को दूर करना। बताइए जल्दी से क्या होगा? 27 का सही आंसर। किसी का 3 आ रहा, 2 आ रहा, 4 आ रहा, सबका अलग अलग आ रहा है। उदात्तीकरण या उदारीकरण का अर्थ यह होता है कि कोई अच्छा कार्य करना। मानसिक तनाव को, लेकिन ऊपर प्रश्न ये भी पूछा, बिल्कुल माया शर्मा बिल्कुल सही है। ऊपर जो प्रश्न पूछा ये पूछा कि प्रत्यक्ष विधि क्या है? इनमें से ये जो तीनों है वो सारी अप्रत्यक्ष विधियां हैं, और जो प्रत्यक्ष विधि है वो बाधा को दूर करो। सीधी सीधी बात है। आप में मानसिक तनाव आ गया तो मानसिक तनाव किस कारण से आ गया? बाधा को दूर करो। अब रीट की तैयारी कैसे करें? तो बिल्कुल लॉकडाउन में घर पे बैठे रहो, आराम से उत्कर्ष ऐप देखो और आराम से मजे करो। सारे दिन पढ़ो, 8 या 10 घंटे की पढ़ाई करो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ और आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो रही है। बिल्कुल बाधा दूर हो गई। देखिएगा, अंधे बालकों को किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए? वह बालक जो अंधे हैं उनको किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा। तो दृश्य तो देख तो सकते नहीं है, तो पहला तो यही गलत हो गया। टंकण के द्वारा, बेल पद्धति के द्वारा, गाने बजाने के द्वारा। तो गाने बजाने वाला ये भी अच्छा जमा नहीं। जो ब्रेल पद्धति होती है, देखिएगा अंधों के लिए जो पद्धति होती है वो ब्रेल पद्धति। नंबर इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? नंबर 3। देखिएगा प्रश्न नंबर 29, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। देखिएगा, मानसिक रूप से पिछड़े, मानसिक रूप से पिछड़े, ये पिछड़े बालक नहीं है, ये मानसिक रूप से पिछड़े, यानी ये मंद बुद्धि के बालकों की बात हो रही है। मंद बुद्धि के बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मानसिक रूप से मैंने बताया था जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उन्हीं के नाम होते हैं मंद बुद्धि के बालक, मंदित मना बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालक, इनका इंग्लिश में नाम मिलेगा मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। जब ब्रेल लिपि दे रखा तो टंकण नहीं हो सकता। देखिएगा, इनकी जो आईक्यू होती है वो आईक्यू औसतन 70 से 80 के बीच मानी गई है। मंद बुद्धि के बालकों की जो आईक्यू है वो 70 से 80 के बीच मानी गई है। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, बालकों के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण क्या है? कोई भी बच्चा मेंटली तौर पर यदि वो अनफिट हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो इसका विद्यालय का वातावरण, सामाजिक, पारिवारिक, उपयुक्त सभी। बहुत सिंपल प्रश्न दिया है। तो दोस्तों हमेशा हम पहले इस क्लास में पहले किसी टॉपिक के बारे में हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद में हमेशा हम 15 जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो ये कंबाइंड क्लास है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाया गया है और किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ रखा है और किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।